वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आई होप इसको आप रिकॉर्डिंग जो है उसको चेक कर लेना, और जो है अपने आंसर्स भी वही अपनी स्क्रीन को लॉक करके ना फिर आप अपने आंसर्स को देते रहना। तो चलिए, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी। दैट इज़ दी JRF। मेरी अगेन एक ऐप है JRF माइलस्टोन। वहाँ पर आपको JRF माइलस्टोन एजुकेशन, राइट, तो वहाँ पर आपको जो है ईच एंड एवरी जो यूनिट है, यूनिट वाइज जो है आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। प्लस वहाँ पर आपको जो है बंगाल जो सेट है अभी, है ना, वेस्ट बंगाल का जो सेट है वो उसकी काफ़ी सीरीज है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज। देर इज अ 2015, 2018, 2017, 2020, 22, 23, ये सारी सीरीज वहाँ पे विद सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आपको वहाँ मिल जाएगी, एक ही साथ में आपको अवेल हो जाएगी। तो आप वहाँ जाके जा सकते हैं। तो बस आपको JRF माइलस्टोन एजुकेशन डाउनलोड करना है, एंड सून विल बी, मैं वहाँ पे मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ। दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री होगा फॉर जस्ट स्टार्टिंग विद 30 क्वेश्चन, एंड देन 50 क्वेश्चन, एंड देन 80, एंड देन 100 क्वेश्चन का लेवल रखेंगे। एंड देन एब्सोल्युटली फ्री है इन द स्टार्टिंग पीरियड, द एब्सोल्युटली फ्री। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम जो है ग्रुप भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको लिखना है क्रैक एडुनेट, ये आप टाइप कीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज ये रिकॉर्डिंग है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई थी। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लॉक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने आंसर्स को। आई विल डेफिनेटली चेक। ओके, सो लेट्स बिगिन। और जो मुझे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेयर वी गो। स्टार्टिंग से ही ले लेती हूँ क्योंकि मैं 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है लाइव करा चुकी थी, बट बिकॉज ये रिकॉर्डिंग है तो आई होप सो मैं स्टार्टिंग से ही ले लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिटरेचर जो रिव्यू रहता है इन एजुकेशनल रिसर्च में वो किस किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? लिटरेचर रिव्यू। यस, तो द आंसर इज आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल रिसर्च गैप। जो भी रिसर्च गैप होगा, है ना, उसके साथ ये क्या करेगा, आपके लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी लिटरेचर का रिव्यू किया जाता है ना, वो किसी गैप, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो छूट गई है या कोई चीज़ ऐसी जो होनी चाहिए थी नहीं है, तो हम उस चीज़ को करने के लिए लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे, द कॉर्पोरेटिव लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय whom, मतलब इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है रादर देन ग्रुप अचीवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको ऐप पे बताया था कि यहाँ पर दोनों की ही अचीवमेंट को जो है कैरेक्टराइज किया जाता है इन द कोऑपरेटिव लर्निंग। एंड इन एग्जामिनेशन देयर विल डेफिनेटली जो है क्वेश्चंस आते हैं ऑन द डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव एंड द कोलैबोरेटिव में, तो वो दोनों डिफरेंसेस करके जाने हैं। ठीक है, आ जाइए थर्ड नंबर पे। अमंग द ग्रुप वेरिएंस जो है रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस जो कि हमारे सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से क्रिएट होता है, या ट्रू वेरिएंस होता है, या सी द वेरिएंस कॉज्ड बाय द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, कोई आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है उससे वेरिएंस क्रिएट होता है, या इररेलेवेंट वेरिएंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फर्स्ट, जो वेरिएंस कॉज्ड बाय द सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से होता है, राइट। फोर्थ पे आ जाओ। इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये पता होना चाहिए आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कि क्या कॉन्फिडेंस है जो हम कैजुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, हाउ मच द ट्रस्ट वर्दी जो आंसर्स है वो कितना अच्छे से आता है। ठीक है, और इट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर फैक्टर्स और वेरिएबल से इंटरेस्ट नहीं रखता है। जबकि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो जर्नलाइज्ड पे डिपेंड करती है। जब हम चीज़ों को जर्नलाइज करते हैं, ग्रुप सिचुएशन को जर्नलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। इंटरनल वैलिडिटी हमेशा से जब आप कहेंगे तो वो हमेशा से फोकस करेगी इंटरनल एक्यूरेसी पे। ठीक है, एक्यूरेसी पे। जबकि जो इंटरनल वैलिडिटी होती है एक्यूरेट की, हाउ मच द आंसर इज एक्यूरेट, हाउ मच द करेक्ट। इसको काफ़ी अगर आप बड़ा समझना चाहते हैं तो आ जाइए, फिर मैं समझा ही देती हूँ क्यों, है ना।
यस, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे कि आंसर हमारा जो एक्यूरेट है कितना है। सेकेंडली हम इसको कहते हैं कि हम ये डिटरमाइन करते हैं हाउ वेल जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना अच्छे से हुआ है। और हम यहाँ पे जो है अवॉइड कर देते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। तो ये भी एक की पॉइंट आप कर सकते हो, वी अवॉइड दी कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसमें काफ़ी तरह के थ्रेड्स भी होते हैं, थ्रेड्स भी पढ़ने हैं आपको, इसको इग्नोर मत करना। थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हिस्ट्री, कि कई हिस्ट्री हमें गलत आंसर दे सकती है ना, क्योंकि इवेंट्स जो कि बहुत पहले हो चुका है तो एक सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है हिस्ट्री। सेकेंडली हम कह सकते हैं मैच्योरेशन, जैसे जैसे मैच्योर होता है थकावट और आंसर प्रॉपर नहीं, इवन मेमोरी आपकी बहुत लॉस हो जाती है उस टाइम पे अगर हमारा कोई सैंपल ऐसा है। इंस्ट्रूमेंट जो कि है, मोर्टेलिटी होती है, मतलब कि मोरालिटी मोर्टेलिटी होती है, मतलब लॉस ऑफ सब्जेक्ट का लॉस होने लगता है फॉर किसी भी रीजन से जो है, या सिलेक्शन ऑफ अगर हम सब्जेक्ट का करते हैं तो बायसनेस शो होती है। अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये हमारी जर्नलाइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमने चीज़ें कितने अच्छे से जर्नलाइज की हैं, और ये आउटसाइड दी स्टडी होता है। जबकि इसमें अगर हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजरिंग द इफेक्ट्स या हम सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वही हमने कितना अच्छे से जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। सो बेसिक डिफरेंस तो यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो दिस इज ये शो करता है एक्यूरेसी को, एंड एक्सटर्नल जो होता है वो जर्नलाइजेबिलिटी पे होता है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम करें फिफ्थ। द जन एपिस्टमोलॉजी कंसीडर करता है 5 स्टेजेस ऑफ हिरार्की ऑफ नॉलेज को, जो कि डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है सी, मति, श्रुति, अवधि एंड महापर्याय एंड कैवल्य। जैन एपिस्टमोलॉजी 5 स्टेजेस हिरार्की ऑफ नॉलेज। मति का मतलब होता है ओपिनियन करना, मति ओपिनियन देना। श्रुति जो श्रुत होते हैं, जो वर्बल कहते हैं ना, वर्बल हमारे जो मुंह से बोला हुआ जो श्रुति है, ठीक है। केवल यह होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, कि बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है। मति इज द ओपिनियन, सेंसरी परसेप्शन क्या है, लॉजिक, ये सब मति में आता है। जबकि हमारी श्रुति अवधि इज अ प्यूरिफाइड होती है, जहाँ पर लिमिटेड कॉग्निशन होता है एंड क्लेरिवॉयंस होता है। यहाँ पे जो अवधि में होता है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो क्लेरिवॉयंस होता है वो किस में होता है, वो अवधि में होता है। महापर्याय होता है इवन मोर प्यूरिफाइड कॉग्निशन ऑफ अदर माइंड, जिसे हम टेलीपैथी का नाम देते हैं। तो यहाँ महापर्याय मतलब टेलीपैथी आप लिखना। मति आपका ओपिनियन जो है, या सेंसरी परसेप्शन से आपने कोई चीज ली है, स्मृति से मतलब याद करने से, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी इन्फ्लुएंस करना, ये सब मति में आता है। श्रुति मतलब वर्बल नॉलेज, मतलब एक और लेवल अप, ठीक है। फिर अवधि आता है। अवधि इस मैंने बताया कि प्यूरिफाइड होती है लेकिन कुछ लिमिटेड होती है, मतलब जैसे रिमोट व्यूइंग, आपने बहुत दूर की नजर रखना, क्लियरी वॉयंस रखना। तो ये कीवर्ड याद रखना, अवधि में आएगा क्लियरी वॉयंस। महापर्याय में टेलीपैथी करना। एंड केवल्य इज अ प्यूरिफाइड होता है, जो ऑमनीसेंस होता है कि इज बियॉन्ड दिस नॉलेज, कुछ नहीं है, सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वो केवल्य ज्ञान होता है। तो ये 5 नॉलेज है, मति, परसेप्शन, श्रुति सुनना, वर्बल जो नॉलेज होती है, अवधि, अवधि इज द क्लेरिवॉयंस, महापर्याय जो है मनहा पर्याय, मनहा पर्याय, पर्यायव,
ये आपका टेलीपैथी हो गया, मन से जुड़ना, मन जो केवल्य होता है दैट इज दी सिद्धि प्राप्त कर लेना, उससे रिलेट करता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कि वन ऑफ द आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताना है जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो मैंने आपको बताया था वो है यस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस रिसर्चर्स। सेवेंथ पे आ जाओ, इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट। अगर हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का इंक्लूजन करते हैं इन अ गिवन स्टडी, सो आइडेंटिफाइड बाय द एक्सटेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सटेंट सब्जेक्ट एंड फॉलोज द सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है जिसमें हम सब्जेक्ट को इंक्लूड करके चलते हैं? तो वो था स्नोबॉल। द करेक्ट आंसर इज द स्नोबॉल। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 के कहता है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि एडल्ट एजुकेशन को अचीव करने के 3 ऑब्जेक्टिव्स जिसने दिए हैं। तो उसका मैंने जो आपको आंसर दिया था दैट इज दी यूनेस्को। उन्होंने कहा था कि एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आ जाइए 9th पे आ जाओ। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या डिसाइड करता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि हमारे किसी भी स्टडी को करने के जो चांसेस ऑफ राइट है, सही होने के चांसेस क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। क्लियर। मॉडर्नाइजेशन डिपेंड करता है, 10th पे आ जाओ। मॉडर्नाइजेशन इज अ ट्रू सेंस में डिवाइड करता है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस का या साइंटिफिक एटीट्यूड का हो, या इंजॉयमेंट ऑफ मोर कंफर्ट्स इन द लाइफ में आप फुल ऑन इंजॉय कर सको, चेंजिंग द वे ऑफ लाइफ, जैसे जैसे लाइफ चेंज होती है, एंड अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमने बताया था जो साइड पे हमने बताया था दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सोशियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजिंग द मोर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जब भी हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज करते हैं तो मोर जो उसका सोशियोलॉजिकल इफेक्ट बताना है आपको। यू नीड टू इफेक्ट, ये नहीं आपको इकोनॉमी की आ रही, आपको सोशियोलॉजी का कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है एजुकेशन में, अलाइनेशन इन स्टूडेंट्स को अलग कर देती है, अलाइन कर देती है बिल्कुल। मॉडर्नाइजेशन लाती है सोसाइटी में, सोसाइटी का इन्वेजन होने लगता है, या कोलैबोरेशन होता है। तो द करेक्ट आंसर जो है कोलैबोरेशन होने लगता है क्लासरूम लर्निंग का। राइट, लोग बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लेना चालू होते हैं। नॉर्मल आ जाइए 12th पे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व रहता है उसमें एसिम्पटोटिक का मतलब क्या है? क्यों होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व? बिकॉज द कर्व हैज अ 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का 2 पॉइंट होता है, या सिमेट्रिकल होती है, या लीनियर होती है, या नेवर टच द बेस लाइन, इसलिए इसको एसिम्पटोटिक कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है येस, बिकॉज ये बेस लाइन को कभी टच नहीं करती है। यू हैव सीन दैट जो उसका कर्व होता है वो कभी भी टच नहीं करता है बोथ द साइड से, तो इसीलिए इसको एसिम्पटोटिक कर्व बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी सेंट्रल क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज? क्या सेंट्रल क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ सेंट्रल क्वेश्चन? क्या सेंट्रल क्वेश्चन? जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका सेंट्रल क्वेश्चन क्या रेज होता है? उसका जो सेंट्रल क्वेश्चन रेज होता है दैट इज दी 13। यस, 13 का करेक्ट आंसर है हु इज द ह्यूमन बीइंग। बिकॉज सोशियोलॉजी से रिलेट करते हैं तो द करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन बीइंग, सी। व्हाट इज राइट? क्या सही है? ये एक एस्थेटिक्स को व्यू करता है। व्हाट इज ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल किसको करेगा? एस्थेटिक को, है ना। और ये क्या है? वर्ड्स टीचिंग। क्या वर्ड्स टीचिंग है? क्या नॉलेज है? तो वो आपका डील करेगा एपिस्टेमोलॉजी से। तो ह्यूमन बींग से रिलेटेड तो सोशियोलॉजी ही आता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल बताना है कि डिफरेंट चिल्ड्रन लाइक करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? एनी चाइल्ड कैन कॉज एनी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, के लिए कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? एनी चाइल्ड कैन फॉलो एनी रिलीजन, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? या स्टूडेंट्स विद मोर मार्क्स एंड आर गिवन द एक्स्ट्रा टाइम टू द स्पीक टू द डिबेट कॉम्पिटिशन, कि जिसके ज्यादा मार्क्स है वो कॉम्पिटिशन में डिबेट करेगा और जिसके कम मार्क्स हैं उसको कुछ नहीं होगा। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है कि बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा डी। द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि रिसर्च शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग द न्यू फैक्ट्स। रिसर्च को शुड बी फोकस्ड होना चाहिए नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करने में, है ना। एंड रिसर्च शुड ऑलवेज बी वैलिडेटेड इन न्यू सेटिंग्स में, न्यू सेटिंग्स में होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली सही कौन सा है? ये बोथ द स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स दी सी इज द करेक्ट आंसर।
यस, रिसर्च होना चाहिए आपकी, डिस्कवरिंग द न्यू फैक्ट्स, तो इसलिए रिसर्च का मेन फोकस ही यही होता है। इसीलिए तो लिटरेचर रिव्यू भी किया जाता है कि जो गैप है, जो रिसर्च में गैप है, जो चीज़ नहीं इन्वेंट हो पाई है या जो चीज़ नहीं इंक्लूड हुई है, उसके बेसिस पे आप रिसर्च करते हैं और उसे न्यू सेटिंग्स पे वैलिडेट करके देखते हैं, नई नई चीज़ों के साथ उसको अप्लाई करके देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? सोशल कंट्रोल में आता है, सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है, वे ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर में, वे ऑफ थिंकिंग में, एट अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा लेना सोशल ग्रुप। कस्टम जो होता है एक तरह से इंपॉर्टेंट रहता है सोशल कंट्रोल करने में। आ जाओ 17 पे। इन ए कॉम्पिटिशन, जब भी कॉम्पिटिशन होता है, किस किस बेसिस पे कॉम्पिटिशन होता है? गोल बेसिस पे, सिमुलेटर होता है, मेडिएटर होता है, कॉम्पिटिटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल। एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए कंपटीशन है, मतलब किसी का मैक्सिमम प्रॉफिट है गोल, किसी का मैक्सिमम मार्क्स है गोल, तो उसी गोल को करने के लिए कंपटीशन में हम सब लगे होते हैं। 18 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड? कौन सी ऐसी डेवलपमेंट स्कीम है इनमें से जो कि 1997 में स्टार्ट हुई थी? कन्या विद्या जो है धन योजना है। कन्या विद्या धन योजना। अ, कन्या विद्या, विद्या मतलब ये है कि विद्या देना, मतलब कि छात्रवृत्ति प्रदान करना। जो लड़कियां होती हैं गरीब परिवार से नीचे निचले स्तर पर होती हैं उनको देना। और ये पहले इसका आंसर कर लेते हैं एक बार। इसका आंसर है बालिका समृद्धि योजना। तो मैं आपको बता देती हूँ जो कन्या विद्या है यहाँ पे, वो 2012 में आई थी। 2012 में आई थी, और जिसका मतलब था छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कॉलरशिप्स देना जो लोअर पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए। फिर नेशनल वुमेन्स कमीशन, ये जो है ये वुमेन्स के लिए काम करती है बेसिकली। ठीक है। और जो कस्तूरबा गांधी एजुकेशनल प्लान है, कस्तूरबा गांधी एजुकेशनल प्लान, जिसे के जी वी का नाम दिया जाता है, ये 2004 में आई थी, जहां पर सेटिंग किया गया रेजिडेंशियल स्कूल्स को एट द अपर प्राइमरी पे, ताकि जो गर्ल्स एससी एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी या किसी डिफिकल्टी एरिया से जो बिलोंग करती हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो ये कन्या वित्ती यानी कि जहाँ पे छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप, ताकि बच्चे आगे पढ़ सके। कस्तूरबा गांधी जी जिनको रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करे जाएंगे, कमीशन है यहाँ पे जो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। एंड बालिका समृद्धि योजना, जिसे BSY का नाम दिया जाता है, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि यस 1997 में लॉन्च की थी, जिसका था मेन फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन फैमिलीज को जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। एंड इट दिस स्कीम एनकरेजेस द एजुकेशन एंड इवन ऑफर्स द कैश इंसेंटिव्स, मतलब कि कैश से रिलेटेड जो भी इंसेंटिव्स होंगे वो इन जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एट द बर्थ ऑर्डर पे, या प्रमोट किया जाएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इस तरीके से बालिका की समृद्धि के लिए जो योजना हुई 1997 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ रिसर्च? कौन सी ऐसी टेक्निक है रिसर्च की? They are talking about the techniques, they are not talking about tools, they are talking about techniques। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना इंटरव्यू। ठीक है। आपको जो बाकी इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्टिव, जो ये तीनों टेक्निक्स होती हैं ये टेक्निक्स होती हैं। बाकी रेटिंग स्केल, अचीवमेंट और ये इन्वेंट्री, दीज आर द टूल्स। जैसे रेटिंग स्केल है, आपको एक स्केल दे दिया टूल एज अ टूल, अचीवमेंट टेस्ट दे दिया, ये टूल्स होते हैं। या कोई इन्वेंट्री बना के दे दी, तो ये सब टूल हैं। लेकिन क्या टेक्निक्स होती हैं? ऑब्जर्वेशन या कोई प्रोजेक्टिव मेथड्स के थ्रू। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे।
द बेस्ट मॉडल ऑफ स्कूलिंग इज, बेस्ट मॉडल कौन सा है स्कूलिंग का? क्लोज इंटरेक्शन करना एजुकेशन सोसाइटी का, क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द एजुकेशन एंड फैमिली का, या स्टूडेंट्स के बीच में या उसके लीडर्स के बीच में। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट मॉडल समझा जाता है दैट इज द एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में एक अच्छा तालमेल होना। ठीक है, एजुकेशन एंड सोसाइटी के बीच में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आज 21 पे मेन डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर है रूरल और अर्बन सोसाइटीज का ये भारत में जो इन दोनों से रिलेटेड है वो क्या है? लैंग्वेज में डिफरेंसेस आना, डिफरेंसेस इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अर्बन की ज़्यादा है रूरल की कम है, तो इस तरीके से या रूरल की बहुत ज़्यादा है अर्बन लोगों की कम है, ये बेसिक डिस्टिंग्विश है। लैंग्वेज तो नहीं होगा। फैमिलियर डिफरेंसेस डिफरेंसेस है या पॉलिटिकल डिफरेंस है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंस है। 22 द सोशल हेरिटेज ऑफ पीपल कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग टर्म। जो सोशल हेरिटेज है लोगों की, पीपल की हेरिटेज वो क्या है? कल्चर है उनका, उनका सोशल नॉर्म्स है, उनका ट्रांसमिट होना, मतलब उनका अगर कल्चर ट्रांसमिट हो गया तो दैट इज द हेरिटेज ऑफ देयर कल्चर, या ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट रहना। ठीक है, ये उनका हेरिटेज बनता है। तो करेक्ट आंसर यस, कल्चर है। जो कल्चर फॉलो होता जा रहा है, जो कल्चर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी धरोहर है, उनकी हेरिटेज है, उनका कल्चर। ठीक है, 23 पे आ जाओ। बुद्ध एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, अपने लिए, सेल्फ के लिए उनका क्या एटीट्यूड रहता था? जैसे बी गुड है ना, डू गुड एंड बी गुड का उनका कॉन्सेप्ट था। तो सेल्फ में उन्होंने क्या बात की? डॉगमेटिक पे, स्केप्टिक पे, इनडिफरेंट या एग्नोस्टिक है? दिस इज द एग्नोस्टिक। बुद्ध एग्नोस्टिक फीलिंग। तो उसका करेक्ट आंसर है यस, एग्नोस्टिक है। दिस इज द एग्नोस्टिक फीलिंग, सेल्फ के बारे में कहते थे एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है ना, तो बुद्धा ने कभी भी गॉड के लिए कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बुद्ध ने। तो वो कहते हैं सेल्फ, मतलब आपका सेल्फ विद्यमान होना चाहिए। डू गुड एंड बी गुड, यही है आपका जो भी कर्म है। ठीक है, 24 पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हिरार्की, हिरार्की बेस्ड है या ओपन डोर सिस्टम है या प्रोडक्टिव यूनिट है या लिमिटेड साइज है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाना हिरार्की बेस्ड होता है। जो भी जॉइंट फैमिली होती है, बच्चों के बच्चे, बच्चों की मामा, माता पिता, बहन भाई, इस तरीके से कुछ हिरार्की होती है। ओपन डोर, प्रोडक्टिव, ये सब नहीं होता। ठीक है, 25 प्रमा एक वेदांता में नॉलेज है, जिसको कैसी नॉलेज होती है? प्रमा। वीडियो को पॉज करके जरूर अपने आंसर्स को ना लॉक करिएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है अनकॉन्ट्रडिक्टरी। इसमें कोई भी कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं, नॉलेज नहीं होती है, ये अनकॉन्ट्रडिक्टरी होती है और सोर्स ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, 26 ऑफ द मीन स्कोर ऑफ अ गिवन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन है, mean score of a given positively skewed distribution। यस, इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। पॉजिटिवली, देखिए टू द राइट क्या होता है? टू द राइट, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, अगर ये देखिए ये है, ठीक है, तो इसका ऐसे जाता है कर्व। तो यहाँ पर जो है ये मीन रहता है, ये इसका मोड रहता है, मीडियन रहता है,
और यहाँ पे सबसे हाई पे क्या रहता है, मोड रहता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है। तो आपसे पूछा है टू द राइट ऑफ द मीडियन, तो ये पूछा आपका मीन कहाँ रहता है, इसके मीडियन के कहाँ पे है, ये राइट में है, ठीक है। सो टू द राइट टू ऑफ द मीडियन, क्लियर, ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। द वेरिएबल विच इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, वो वेरिएबल जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना और डिफाइन करना और इवन कंट्रोल करना, वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्टिक आइडिया ऑफ एजुकेशन, कौन सा है जो नेचुरलिस्टिक है, सेल्फ को रियलाइज करना तो आइडियलिज्म है, लाइवलीहुड के लिए कमाना, पैसे कमाना सोशली एडजस्टमेंट होता है, या इनकलकेट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सो नेचुरलिस्ट आइडियल में वो आता है, ये आता है सोशल एडजस्टमेंट, कि आप सोशल एडजस्टमेंट कीजिए, अपने नेचर को समझिए, नेचर को समझाइए और उसमें एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करते हैं, 29 पे आ जाओ। टेलकॉट पार्सन जो है सोशल चेंज से डील करते हैं, तो जब भी मैंने आपको बताया था टेलकॉट पार्सन का नाम आता है तो कुछ भी नहीं, आपको फंक्शनल नीड्स बताई है उन्होंने कि कौन सी फंक्शनल नीड्स होती हैं। तो टेलकॉट पार्सन इज रिलेटेड विद द फंक्शंस, फंक्शनैलिटी समथिंग ना, ऐसे। 30 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फोर नोबल ट्रुथ, फोर नोबल ट्रुथ गिवन बाय बुद्ध, विच वन डज नॉट बिलोंग, कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता, तो इसका आंसर है सैल्वेशन, ठीक है। लाइफ एक सफरिंग है, ट्रुथ जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे, जो मिसिंग है, कि जो सच है, जो ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ, नहीं ये रहा, कॉज ऑफ सफरिंग, आपको लाइफ एक सफरिंग है, कॉज जो है वो सफरिंग का है, एंड द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ द सफरिंग, सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश्ड हो सकती है, एंड ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ द सफरिंग। तो ये है सैल्वेशन इज नेसेसरी, ये फोर नोबल ट्रूथ का पार्ट नहीं है। 31 पे आ जाओ। द वेदास टीचेस अस दैट क्रिएशन, ये भी काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि वेदास हमें क्या टीच करते हैं, हमें ये बताते हैं ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। तो ये भी काफी जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके जाना कि विदाउट बिगनिंग विदाउट एन एंड। 32 पे आ जाओ। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नेचुरलिस्ट थे, बिकॉज ही सेड अबाउट द चिल्ड्रन, क्यों कहते थे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के बारे में क्या बोला था कि दे शुड बी एबल टू डेवलप इनटू कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, कि उन्हें पूरा कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना है, या दे शुड बी गिवन द फुल फ्रीडम टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को देना है, एंड दे एक्वांटेड विद द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कल्चर, कि जो भी हमारा नेशनल कल्चर है वो बच्चों को देना है, और दे शुड बी एजुकेटेड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, कि हमें बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन देना है। तो करेक्ट आंसर है यस, हमें उसको राष्ट्रीय एकता में बांधना है, तो उनका एक नेचुरलिस्टिक व्यू था। 33 प्रॉपर मीन्स ऑफ अनुमान अकॉर्डिंग टू नाया, नाया के अकॉर्डिंग अनुमान का क्या मतलब है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दी हेतु, हेतु को हम अनुमान कहते हैं, ठीक है, अनुमान लगाना। 34 पे आओ। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट किसने, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस, यस आइडियलिज्म है ये भी, वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ, जो भी संसार है वो यहाँ है यही है, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं है ना। यस इसका आंसर आएगा ए आएगा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रेगमेटिज्म ने दिया कि करके देखिए हर चीज को। फिर बी का वन आएगा, नेचुरलिज्म की थ्रू एनवायरनमेंट समझिए, रियलाइजेशन ट्रूथ, मैंने आइडियलिज्म बताया था, एंड डी जो वर्ल्ड है संसार है वो यही है, जैसा भी है वो रियलिज्म है। क्वेश्चन 35 अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन लैंग्वेज, वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज, कि अगर कोई अपनी लैंग्वेज यूज करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो उसको मेटा लिंग्विस्टिक कॉग्निशन बोलते हैं, मेटा लिंग्विस्टिक नॉलेज, स्किल या अवेयरनेस, उसको क्या बोलते हैं, तो उस पर्सन को बोलते हैं मेटा लिंग्विस्टिक कॉग्निशन, कि हम कॉग्निशन कर रहे हैं। 36 पे आओ। विच लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन करती है लर्निंग दैट फोकस ऑन द एक्सटर्नल इवेंट्स पे, कि जो एक्सटर्नल जो बाहरी इवेंट्स हैं वो चेंजेस अकर करते हैं इन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में।
इस चीज़ में हम ऑब्जर्व करें एक्सटर्नल रीज़न है जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल कॉग्निटिव या सोशल कॉग्निटिव। यस, सी, जब बाहरी वातावरण के फैक्टर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपके सोशल कॉग्निटिव आपको चेंज करने पे कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, तो वो सोशल कॉग्निटिव होगा। क्लियर। 37 पे आओ। एजर्शन कहता है फिलोसफी हमेशा डिटरमाइन करती है एम्स ऑफ एजुकेशन को, जब क्योंकि एजुकेशन मोस्टली डिपेंड करता है फिलोसफी पे। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 38 पे, हु प्लेड द मेजर रोल इन डेवलपिंग द नॉलेज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट से रिलेटेड किसने नॉलेज दी थी? ऑपरेंट तो पता ही है, सबसे पहले तो स्किनर ने दी थी, साथ में थॉर्नडाइक का नाम आता है कि थॉर्नडाइक ने भी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पैवलव नहीं है, यहाँ पर थॉर्नडाइक है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग है उनका पैवलॉव का, तो उनको वो मत करो। ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है वो थॉर्नडाइक और स्किनर ने दी है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक तरह के एंजाइटी रिडन होते हैं। एंजाइटी, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द एंजाइटी रिडन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, तो इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी काफी बारी रिपीट हुआ है। क्लियर। आ जाओ 40 क्वेश्चन पे। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है लर्निंग की, वो क्या बताती है आपको? परसेप्चुअल फील्ड ऑफ लर्निंग बताती है कि आपका जो परसेप्शन है, जहां तक आप परसेप्ट कर सकते हो, या आपका मोटिवेशनल फील्ड रहता है, या परमानेंट बिहेवियर चेंज, कि उस एरिया में जाके आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्विंग सिचुएशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है परसेप्चुअल फील्ड, क्योंकि गेस्टाल्ट जो थ्योरी थी उसमें इंसाइट लर्निंग पर बेस्ड थी, है ना, कि क्या इंसाइट है, क्या अंदरूनी विचार उसके चल रहे हैं किसी सिचुएशन प्रॉब्लम को लेके, तो वो एक परसेप्चुअल फील्ड क्रिएट करता था। तो 40 का आंसर ए लगाइए। ठीक है, आ जाओ 41 पे। द टू बेसिक डिवीजन इन स्कूल में, स्कूल दो तरीके के डिवीजन पे है बेस्ड है, तो ये इसका आंसर है ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। ठीक है, कौन सा है? ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, मत भूलिएगा ये, और इस पर कंफ्यूज भी मत हो। 42 पे आ जाओ। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दी गई है वो किस पर बेस्ड है? ठीक है, वो कॉग्निटिव मॉड्यूल्स दिए गए हैं, या न्यूरल मॉड्यूल्स दिए गए हैं, या परसेप्चुअल बेसिस पे हैं, या स्पेशल एबिलिटीज पे हैं? वो यस, स्पेशल एबिलिटीज पे हैं। अगर आपने देखा हो मल्टीपल गार्डनर का, उन्होंने क्या दिया, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है ना वो इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, बच्चे काफी रॉन्ग करते हैं। 43, द फॉर्मल जो डिसिप्लिन थ्योरी है ऑफ एजुकेशन की इज द आउटकम ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी। वो जेनेटिक है, फैक्चुअल है, स्ट्रक्चरल है, या फंक्शनल है? तो वो फंक्शनल है। जब भी हम एक फॉर्मल सब्जेक्ट की थ्योरी की बात करते हैं तो वो फंक्शंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, फैक्ट्स पे नहीं। वो फंक्शनल साइकोलॉजी है। 44, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंद की फिलोसफी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? विवेकानंद की बेसिकली साइकोलॉजी क्या करती है? नेचुरलिज्म पे बेस्ड रहती है, या आइडियलिज्म, या प्रैग्मेटिज्म, या लॉजिकल पॉजिटिविज्म? तो यस, ऑब्वियसली इसका आंसर तो यही रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द सी। मेच्योरेशन क्या है? 45 नंबर पे आपसे पूछा है मेच्योर होना। मेच्योरेशन जो होता है वो यूज्ड फॉर किस वर्ड, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? वो क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए, क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए जो कि लर्निंग से आए हैं, या फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, या क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म नॉट इंड्यूस्ड बाय द लर्निंग? तो 45 का करेक्ट आंसर रहेगा सी, जो हमारे साइकोलॉजी में चेंज आता है, फिजियोलॉजी में चेंज आता है, जो लर्निंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारी फिजिक्स में बदलाव आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं, दीज आर द फिजियोलॉजिकल। 46 पे आओ। गाइडेंस जो है, पर्सोनल का जो गाइडेंस होता है, व्हाट इज नीड टू नो, क्या जरूरत है हमें? टेक्निक ऑफ इंटरेक्शन की, टेक्निक ऑफ इंटरव्यू की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, या केस स्टडी की? तो इसका करेक्ट आंसर लगाना है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा टेक्निक्स की। जब भी गाइडेंस क्या कहता है हमें, जब भी हम किसी का गाइडेंस करते हैं तो वी शुड नो द टेक्निक्स। जब हम उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं तो हाउ विल वी टैकल दैट प्रॉब्लम? ठीक है ना, तो हमें इंटरेक्शन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम उसको कैसे गाइड कर पाए। आ जाओ 47 पे। द फर्स्ट बेसिक जो स्टेप रहता है फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल गाइडेंस का टू ए सेकेंडरी स्कूल चाइल्ड, जो सेकेंडरी में पढ़ने वाला बच्चा है,
हमें उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो हम उसका फर्स्ट स्टेप क्या रखेंगे, सेकेंडरी का बच्चा है, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसका जो साइकोलॉजिकल जो नेचर है वो क्या है बच्चे का, या हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि नेचर ऑफ उसका अकेडमिकली प्रोग्रेस कितनी अच्छी है, या हम उसका आईक्यू चेक करने बैठेंगे, या हम उसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, तो इसका आंसर आप मार्क कर लेना। हम सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। हम उसका एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब हम उसके करियर से रिलेटेड, या हम उसकी पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा है या आंसर्स गलत कर रहा है, उस बेसिस पे, ठीक है। 48 पे आ जाओ। बाय नेचर मोटिवेशन इज सच दैट इन अ लर्निंग सिचुएशन, कि जब भी लर्निंग सिचुएशन होती है उस टाइम पे मोटिवेशन क्या काम करता है, स्टूडेंट्स में भी अनमोटिवेटेड, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत जल्दी अनमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, या टीचर्स कैन डायरेक्टली जो है अपने बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं, या डिस्पाइट टीचर्स बेस्ट एफर्ट्स, बहुत एफर्ट करने के बाद भी वो लर्निंग अवॉइड करते हैं, या मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर के अंदर से ही आता है। तो यस, करेक्ट आंसर यही है, हमेशा जो भी इंटरनल मोटिवेशन होता है वो बच्चे के अंदर से आता है, खुद मोटिवेट करता है वो खुद को। नेशनल सेंसस क्या है, 49 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल सेंसस। एक तरह का डिस्क्रिप्टिव है, एक तरह का सर्वे है, एक तरह का इवेलुएटिव है, या फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी है। तो उसका करेक्ट आंसर है दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वे, है ना। नेशनल सेंसस होते हैं हर 10 सालों में, तो वो एक तरह का सर्वे होता है, टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन इज 50। Undertaking a study to examine the rate of development of a specific children population over a extended period of time. Yes, हम काफी लंबे पीरियड से किसी बच्चे के स्पेसिफिक जो चिल्ड्रन है पॉपुलेशन में से उस बच्चे का हम रेट ऑफ डेवलपमेंट को एग्जामिन करें फ्रॉम द एक्सटेंडेड टाइम, जब भी ऐसा होता है तो वो क्या, कौन सी रिसर्च होती है, यस, लॉन्गिट्यूडनल। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होती है दैट इज द लॉन्ग। क्रॉस सेक्शनल होती है फॉर अ टाइम बीइंग, आप हर एक जो है पहलू पे उसका करते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो वो भी काफ़ी डीपली हो जाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की हम उसकी काफ़ी लंबे समय से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट चेक कर रहे हैं। क्लियर। सो चलते चलते मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, एक और बारी आप मेरे से सुन लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरी एप्लीकेशन जो है फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ द JRF माइलस्टोन। यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में JRF माइलस्टोन एजुकेशन है, यहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगे फ्रॉम द ईच यूनिट, सेपरेटली आपको मिल जाएंगे कि जिस भी यूनिट की आपको ज़रूरत है यू कैन अवेल इट, आप ले सकते हैं वो यूनिट। PDF के साथ साथ अभी अभी रिसेंटली मैंने जो है उसमें यही जो है बंगाल सेट जो है वेस्ट बंगाल का सेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, विद सॉल्व्ड पेपर्स हैं यहाँ पे, आप वो भी ले सकते हैं। मतलब हर एक पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय सेशन एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।